नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। 21वीं सदी के वैज्ञानिकों की माने तो ग्रह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई यह कहना तो बहुत कठिन है, परंतु इतना तो निश्चित है कि पृथ्वी पर मानव जाति का इतिहास भी लाखों वर्ष पुराना है। मनुष्य ने गणना करना कब से प्रारंभ किया यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, किंतु यह निश्चित है कि मानव द्वारा अंकों का प्रयोग अति प्राचीन है, शायद मानव के प्रारंभिक विकास से। आधुनिक वैज्ञानिकों की माने तो कुछ पशु पक्षियों की गणना शक्ति 1 या 2 और 2 या 3 वस्तुओं के अंतर को समझने की होती है, जिसे हम उनका नैसर्गिक ज्ञान भी कहते हैं। जैसे किसी घोंसले में रखे 3 अंडों में से यदि आप एक अंडा निकाल लें तो पक्षी को पता चल जाता है कि एक अंडा गायब है। यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे कि किसी संग्रह में कितनी वस्तुएं हैं, तो आपके मस्तिष्क में जो धारणा बन रही है उसे ही संख्या कहते हैं। हम संख्याओं को ठीक उसी प्रकार से नहीं देख सकते जैसे हम वायु को नहीं देख पाते, परंतु हम संख्याओं को अनेक नाम और चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। भले ही संख्याओं का प्रयोग व उनकी संकल्पना अति प्राचीन हो, परंतु उनका नामकरण लगभग 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, जिन्हें हमने पिछली कक्षाओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के रूप में जाना और पढ़ा। बीतते वक्त तथा मनुष्य के विकसित होते दिमाग ने चीज़ों को बेहतर तरह से समझने हेतु नई संख्याओं को जन्म दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाइथागोरस ने अपरिमेय संख्याओं को जान लिया था, परंतु वह इन्हें निरूपित नहीं कर पाए। आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से जानते हैं, जहां पर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग इन दोनों के योग के बराबर होता है। अगर एक समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब रहा और ये आपका आधार रहा, इन दोनों को बराबर कर दें और इनको एक मान लें, तो आप जानते हैं कि हमें जो कर्ण मिल रहा है वो √2 मिल रहा है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पाइथागोरस ने इन संख्याओं को पता कर लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और यहीं से शुरू होता है आज का टॉपिक। शब्द वास्तविक संख्याएं पहली बार 17वीं शताब्दी में रेने दकार्ते द्वारा प्रयोग किया गया था। यद्यपि वास्तविक संख्याओं की संकल्पना अति प्राचीन है, परंतु वर्तमान समय में वास्तविक संख्याओं के बिना मनुष्य के सरल जीवन की कल्पना असंभव सी लगती है। इसलिए कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने के बाद आज हम उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और अनुप्रयोग पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। इस प्रमेय को समझने से पहले आपको कुछ संख्याओं के बारे में समझ लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं, साथ ही अपरिमेय संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं का ये जो आप संग्रह देख रहे हैं, ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। यहाँ पर इतनी संख्याओं के बाद भी कुछ अलग से वर्गीकरण किया गया है, जैसे आप जानेंगे अभाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं इत्यादि। यहाँ पर बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। वे धनात्मक पूर्णांक जो 1 से बड़े होते हैं तथा जिनमें केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त संख्या, यदि कोई संख्या 1 से बड़ी है तथा अभाज्य नहीं है तो संयुक्त संख्या कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, संख्या 24 के गुणनखंड क्या क्या हैं? यहाँ पर 4 बच्चे जवाब देते हैं। रीता ने जवाब दिया 1 गुणे 24, गीता ने जवाब दिया 2 गुणे 12, सीता ने जवाब दिया 3 गुणे 8 और संगीता ने जवाब दिया
4 गुणे 6। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हर स्थिति में आपको 24 ही देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पर हमने 24 के कुछ गुणनखंड प्राप्त किए। अगर इसी प्रश्न में मैं कुछ संशोधन करूं और आपसे पूछूं कि 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हैं, अब इस स्थिति में आप देख रहे हैं रीता ने गुणनखंड कुछ इस प्रकार से किया, गीता का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से रहा, सीता का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से रहा और संगीता का गुणनखंड कुछ इस प्रकार से रहा। अगर मैं इनको घातांक के रूप में लिखने के लिए कहूं तो आप देख रहे हैं कि 2 3 बार आया और इस तरह से 2 की पावर 3 बना। यही चीज गीता, सीता और संगीता ने भी अपनाई हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इन अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 3 है, यहां पर भी 2 की पावर 3 है, यहां पर भी 2 की पावर 3 है और यहां पर भी 2 की पावर 3 है। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 कितनी बार यहां पर आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं चाहे रीता ने हल किया हो, चाहे गीता ने हल किया हो, चाहे सीता ने हल किया हो और चाहे संगीता ने हल किया हो, चारों ही स्थितियों में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 हमें देखने को मिल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय वास्तव में यही है। प्रत्येक भाज्य संख्या यानी जिनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, क्रम के बिना अद्वितीय। क्रम के बिना अद्वितीय का यहाँ पर क्या मतलब है, इस बात को समझने के लिए वापस से इसी उदाहरण को हम लोग लेते हैं। जब हमने पहली बार 24 के गुणनखंड किए, या फिर यूँ कहें कि जब रीता ने पहली बार 24 के गुणनखंड किए, तो पहले 2 रखा, फिर 2 रखा, फिर 2 रखा, उसके बाद 3 रखा। जबकि दूसरी स्थिति में गीता ने 2 2 3 और 2। आपने देखा कि जो स्थिति 2 की थी, अब वो स्थिति यहाँ पर बदल चुकी है। इसी प्रकार से सीता ने जब इसको रिप्रेजेंट किया तो इनका प्रदर्शन कुछ इस तरह से था कि जो 3 की स्थिति रीता के केस में अंतिम थी, अंतिम से दूसरी गीता के केस में थी, सीता के केस में प्रारंभिक स्थिति हो चुकी है और संगीता के केस में प्रारंभ से दूसरी स्थिति हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो क्रम है वो क्रम तो बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है प्राइम नंबर्स के फॉर्म पर अभाज्य संख्याओं के रूप में, उनमें आप देख पा रहे हैं कि 2 की जो पावर है वो 3 हर स्थिति में है और 3 की जो पावर 1 है वो भी हर स्थिति में समान है। इसलिए जो अभी आप देख रहे थे कि जहां पर लिखा गया था क्रम के बिना अद्वितीय, तो क्रम के बिना अद्वितीय का मतलब आपको समझ आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने अभी तक जो समझा वो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक, अर्थात अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रमेय आपको बेहतर तरह से समझ आ चुकी है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत एक टॉपिक जो आपने कक्षा 9 में अध्ययन किया हुआ है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म पर नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसको बहुत आसान भाषा में मैं कहूँ तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं का मान निकालना सीखा था। आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि जो एक्सप्रेशन, जो निरूपण हमें देखने को मिल रहा है वो वास्तव में अपरिमेय ही है। प्रश्न आपको सामने देखने को मिल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति से सिद्ध करेंगे। विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, सर ये क्या नई चीज़ है? तो ये एक मेथड होता है और इस मेथड में जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो कथन दिया जा रहा है, हम ये मानते हैं कि वो कथन गलत है। मतलब अगर कोई कथन सही दिया गया है तो हम ये मान लेते हैं कि वो गलत है, और अगर कोई कथन गलत दिया गया है तो हम ये मान लेते हैं कि वो सही है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विरोधोक्ति, विरोध उक्ति, यानी जो बात कही जा रही है हम उसका विरोध करेंगे। सही बात कही जा रही है तो गलत, और गलत बात कही जा रही है तो सही। तो इस तरह से इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधोक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको विरोधोक्ति समझ में आ गया है तो अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये बात सही है कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हम √2 को P/Q के फॉर्म पर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिमेय संख्या जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। कक्षा 9 में आपने इसको बेहतर तरह से अध्ययन किया होगा। परिमेय संख्या जिनको P/Q के फॉर्म पर लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक हैं, Q डज नॉट इक्वल 0, P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे कि P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि यही असल में मार्ग प्रशस्त करेगा आगे के लिए। तो दो चीजें क्लियर होती हैं, एक तो ये जो P और Q आपको दिख रहे हैं ये पूर्णांक हैं, और दूसरा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पूरा यहाँ पर डेफिनेशन देखने को मिल रहा है, पूरी परिभाषा असल में परिमेय संख्या की परिभाषा है, जो यहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, तिर्यक गुणा करा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही इसका हमने इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है P = √2Q। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमें देखने को मिलता है P² = 2Q²। इसके बाद हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के लिए हमने 2 को अपॉन में भेजा इस P² के, तो हमारे पास इक्वेशन 1 तैयार हो गई है, Q² = P²/2। बच्चों, आप जानते हैं शुरुआत में ही बताया था कि P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं। अगर ये बात सही है कि P और Q पूर्णांक हैं तो Q एक पूर्णांक है, इसलिए संख्या 2 P² को विभाजित करेगी। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा, वो पीछे तो हम लोग यही देख करके आ रहे हैं ना कि Q² = P²/2, और क्योंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए 2 P² को विभाजित करता है। अगर 2 P² को विभाजित करता है तो यह भी बात सही होगी कि संख्या 2 P को भी विभाजित करती है। सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि नंबर 2 64 को डिवाइड कर देता है, आप जानते हैं, तो यहां से ये बात भी क्लियर है कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वो होता है 8। तो क्या संख्या 2 8 को विभाजित नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर लेगी। तो अगर संख्या 2 P² को विभाजित करती है तो ये बात भी सही है कि संख्या 2 P को भी विभाजित करती है। यहां से हमको पता चलता है कि जो संख्या 2 है वो P का एक गुणनखंड है, और इस लाइन को अच्छे से समझेंगे। संख्या 2 P का एक गुणनखंड है। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर सच में संख्या 2 P का एक गुणनखंड है तो यहां पर एक पूर्णांक R हम लेंगे, और वो पूर्णांक R इस प्रकार से चुनेंगे कि P = 2R। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, आप फिर से ध्यान से समझें। जो संख्या 2 है वो P का एक गुणनखंड है। P कोई एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 64 है, तो 64 को हमने क्या लिख दिया, 64 को लिखा 2 × 32। यही चीज यहां पर है। P कोई एक संख्या है और 2 उसका एक फैक्टर है, तो 2 × कुछ समथिंग आएगा। अब वो क्या आएगा, उसको मैंने मान रखा है कि वो क्या आएगा, वो आ जाएगा R। इसलिए इसको मैंने रिप्रेजेंट किया P = 2R से। मेरे प्यारे बच्चों, वापस से दोनों पक्षों का मैंने वर्ग कर दिया है, और दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद P² = 4R²। अब ये जो इक्वेशन 2 हमारे पास बन रही है, P² = 4R², और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था Q² = P²/2 है, तो यहां से P² की इस वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन 2 को उठाएंगे और ला करके इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। जैसे ही हमने इसको इक्वेशन 1 में रखा, इक्वेशन 1 में रखते ही हमारे पास कुछ ये इक्वेशन देखने को मिल रही है, Q² = 4R²/2। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने इसे 2 से डिवाइड कराया तो आप जानते हैं 2 × 2 = 4 होता है,
और 2 से जैसे ही 4 कैंसिल होता है तो हमें मिलता है क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से फिर से रीअरेंज करें तो 2 को हमें ट्रांसफर कराना होगा और इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2। अब आर एक पूर्णांक है, इसलिए संख्या 2 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करती है। क्या कहा? जो शुरुआत में लिया था पूर्णांक आर, शुरुआत का मतलब जब पी को डिफाइन कर रहे थे, तो वहां पर आर एक पूर्णांक है और अगर ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है आर स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2, तो ये चीज क्लियर होगी कि अगर आर एक पूर्णांक है तो ये आर के आधार पर हम बोल सकते हैं कि आर अगर पूर्णांक है तो संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। और फिर वही कंसेप्ट आ जाता है कि अगर संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या 2 क्यू को भी विभाजित करती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें यहां से पता चल रहा है कि जो संख्या 2 है वो क्यू का क्या है, 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है। आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हमने अभी तक समझी। एक, हमने ऊपर की स्टेटमेंट आपको इसी तरह से आपको दिखा होगा जिसमें बताया था 2 पी का भी एक गुणनखंड है और 2 क्यू का भी एक गुणनखंड है। जबकि बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टेटमेंट जिस पर मैंने फोकस किया था परिमेय संख्या की परिभाषा, जहां पर बताया था पी और क्यू दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहां पर अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहां से हमको पता चलता है कि जो संख्या 2 है वो पी को भी विभाजित करती है और संख्या 2 क्यू को विभाजित करती है। तो संख्या 2 पी और क्यू का समापवर्तक है जो इक्वेशन 1 का क्या करती है, विरोध करती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात सही है तो इससे सिद्ध होता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये मान रखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या के आधार पर मैं फिर से आपको बता देता हूं, इसको P अपॉन Q के फॉर्म पर लिखा हुआ था जिसमें कहा था P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि यहां तक अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि जो संख्या 2 है वो P का भी एक गुणनखंड थी, संख्या 2 Q का भी एक गुणनखंड है। इससे पता चल रहा है कि P और Q के पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद है और यह नहीं होना चाहिए एक परिमेय संख्या के लिए। तो इससे यह पता चलता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी। फिलहाल आपके लिए एक प्रश्न ये रहा जहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।